देन लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना शुरू किया हुआ है। बीएसटी का नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चैप्टर आपका चल रहा है टॉपिक। उसमें हमने आपको लास्ट वीडियो में आपके फाइनेंशियल डिसीजन ये सब पढ़ा दिया था। नाउ अब आगे हम बढ़ते हैं और अब हम पहुंचते हैं किस पर, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, राइट। तो भाई फाइनेंशियल प्लानिंग क्या चीज़ होती है? प्लानिंग तो सब करते हैं ना। अगर आपके पास आपके पॉकेट में 100 रुपये भी होते हैं तो आप उसका आपके दिमाग में प्लानिंग होती है कि इसको कैसे कैसे खर्च करना। लिखा है ना, हाउ मच टू स्पेंड, व्हाट टू स्पेंड, क्या लेंगे, क्या खर्चा करेंगे, क्या खरीदना है हमको, किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, प्रायोरिटी आप उसको देंगे, राइट। बाकी सारा सेव करने की भी कोशिश करेंगे। भाई जिसके पास जितना होता है वो उस हिसाब से है ना स्पेंड और सेव करने की कोशिश करता है, राइट। बस दैट इज़ फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, नथिंग। और क्या इसके अंदर, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे प्लानिंग को तो ये तो छोटा वाला एक बहुत छोटा हमने अमाउंट बोल दिया। तो लेकिन जब जब हम बहुत बड़ा हमारे पास अमाउंट है, वो छोटा हो या बड़ा हो, हाँ, तो वो बहुत बड़ा हमारे पास अमाउंट है और हमने कोई प्लानिंग नहीं की हुई है, देन वेस्टेज होना तो बिल्कुल तय है ना कि डेफिनेटली इट विल बी लॉस, डेफिनेटली, राइट। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें। ओके, क्यों करना है ना, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमने आगे दे रखे हैं आपको। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स व्हेन एवर दीज आर द रिक्वायर्ड। देखो इतना हमारे पास पैसे होने चाहिए, है ना, जब रिक्वायर्ड हो, जब ज़रूरत पड़े तब हमारे पास पैसे हों। इसलिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं, इसलिए हमेशा हम सेविंग करके चलते हैं। बैंक में हमारे पास पैसे सेव होते हैं कि इन फ्यूचर जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब हम उस पैसे को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फंड हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। टू सी डेट फर्म डज नॉट रेज सोर्सेज अननेसेसरली। और क्या है, ये भी देखना है कि फर्म अपने रिसोर्सेज को अननेसेसरली तो रेज नहीं करी, मतलब बिना किसी कारण के हम पैसे को मतलब डेट्स हैं तो हम डेट्स लिए चले जा रहे हैं, या फिर अननेसेसरी शेयर कैपिटल मार्केट में शेयर्स अपने सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहे हैं। क्यों? अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं किया जाए, ठीक है ना। एक्सेस फंडिंग ज़्यादा क्यों करें या शॉर्टेज क्यों कर लें फंड का अपने पास। अगर पैसे ज़्यादा हो गए तो हम इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं पैसे को कहीं पर भी, ठीक है ना। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग होना हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड और किया, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान होंगे, यानी कि हमने कोई लैंड खरीदना होगा, कोई हैवी मशीनरी खरीद रहे होंगे, किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे होंगे, है ना, बिल्डिंग बनवा रहे होंगे, फ्लैट्स बनवा रहे होंगे। कैपिटल लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना यहाँ पर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, अगर छोटे टाइम के लिए प्लानिंग है तो जैसे छोटे टाइम के लिए प्लानिंग करते हैं, 1 महीने के लिए हमने 15 दिन के लिए बनाया, या फिर जिसको हम बजट भी कह सकते हैं, क्योंकि बजट क्या चीज़ होती है, डिटेल प्लान होता है फ्रैक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर या फिर उससे भी कम का टाइम। इसको ऐसे हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, ठीक है। अगर ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा हम इन्वेस्ट करें तो इसमें आ जाएगा, लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, और थोड़े जो हम डेली के लिए अपना काम करते रहते हैं वो शॉर्ट टर्म में आ जाता है, सही है। आ जाती है मेन बात कि भाई क्या ज़रूरत है, हम क्यों कर रहे हैं प्लानिंग, है ना। अभी हमने आपको बताया बहुत सिंपल, अपनी ही बात को आप खुद ही लिख लोगे आप। बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर, अपने आप को हम फ्यूचर में फेस करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ रुपए सेव कर रहे हैं, कुछ जो ज़रूरत है उतना हम यहाँ पर स्पेंड भी कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी होता है, वो भी ज़रूरी, आखिर हम कमा किस लिए रहे हैं, ठीक है ना। सब कुछ अगर हम सेव कर लेंगे तो फिर अपनी अगर हम नेसेसिटीज़ को ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जो लाइफ में हमको जैसे जीना चाहिए अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है। लेकिन साथ में फ्यूचर का भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक। फॉर बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज, ये सबको पता है बिजनेस में, है ना, हमेशा चाहे जब कुछ भी हो जाता है, लॉस प्रॉफिट
लगा रहता है यहाँ। तो कुछ भी किसी भी चीज़ के प्राइसेस बढ़ गए, कम हो गए, जैसे अब कोविड-19 आ गया, सारा बिजनेस बेकार हो गया, तो उसके लिए अगर हमारे पास पैसा है इकट्ठा रखा हुआ है, प्लानिंग हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम किया था, तो इस शॉक्स और सर्विस प्राइसेस से हम बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, बहुत हद तक। हमने ये तो नहीं कहा कि फुल फ्लैश हम बच के चले जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ऐसा नहीं, पर बहुत हद तक ही हमको बचा के ले जाता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस फंक्शन, वो बहुत सारे फंक्शंस है ना, हम मैनेजमेंट के हमने इतने सारे फंक्शन आपको पढ़ाए, इन सब फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है बिजनेस प्लानिंग। अगर हमने फाइनेंशियल से रिलेटेड प्लानिंग को अच्छे से प्लान कर रखा है ना, तो ये सारे फंक्शन बीच में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कर सकती है। सही है, क्योंकि बिना फाइनेंस के तो बिजनेस होने से रहा। समझ में आ गई? बिजनेस में सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया फंक्शन चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन बिना फाइनेंस के बिजनेस नहीं हो सकता। और फाइनेंस है तो प्लानिंग तो आपको उसकी करनी ही पड़ेगी। लिंक बिटवीन इन्वेस्ट एंड द फाइनेंशियल डिसीजन, बहुत बड़ी चीज़ है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन के बीच का क्या है, लिंक होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना। देखो भाई, प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा। कितना, अभी से पहले हमने ये तो पढ़ा था, डिसीजंस पढ़ाए थे कि हम इन्वेस्टमेंट ले लें, ठीक है ना, डिसीजन पढ़े थे ना हम लोगों ने 3, है ना। तो 3 डिसीजन इसी पे तो डिपेंड करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन हमारा कितना बढ़िया हुआ। अगर डिसीजन हमारा एकदम प्रॉपर है, डेफिनेटली ग्रो कर जाएंगे, और कहीं नहीं तो लॉस, फिर क्या प्रॉब्लम है। समझ आ गए, है ना। आप कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, है ना, कितना आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कहाँ पर डिसीजन, कितना कैपिटल स्ट्रक्चर अपना खड़ा करेंगे, और कितना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे आप। सही, चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे, अब हम अब हम पढ़ेंगे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। इतनी चीज़ें तो आपको मेरी समझ आ गई होंगी। ये जो हम पढ़ रहे हैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। ये जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहेंगे। और ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग हमने बताया, इसका एक छोटा सा पार्ट है, उसी के साथ चलता है, समझ लीजिए। वो वाइडर स्कोप है, तो ये उसका नैरो स्कोप है, ठीक है। चलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर की साइड पे। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, कोई भी एक फर्म है, उसमें दोनों चीज़ें होंगी, डेट्स भी होंगे और इक्विटी भी होंगे, है ना। दोनों ही चीज़ें होंगी साथ साथ, दोनों ही का ही होना समझ लीजिए ज़रूरी सा ही है एक तरीके से। बस, तो हमें ये रेशियो, ये प्रपोर्शन देखना है, कितने डेट्स हैं और कितना इक्विटी है। इसी को क्या कहते हैं हम, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रपोर्शन ऑफ द डेट्स एंड इक्विटी यूज फॉर द फाइनेंसिंग इन अ बिजनेस, ठीक है। ये प्रपोर्शन बताता है कि कितनी डेट्स हैं और कितनी इक्विटी कैपिटल है किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर में। क्लियर है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब तो डेट्स ज़्यादा होने चाहिए या फिर इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्या, देखो, डेट्स क्या होते हैं, डेट्स हमारे कैसे होते हैं, ये तो डिवेंचर्स है ना, समझ लीजिए। इस पर हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा कंपलसरी, और अगर हम उसे पेमेंट नहीं कर पाए तो वो हमारे ऊपर क्लेम भी कर सकते हैं कंपनी के ऊपर, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात। और इक्विटी के साथ इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन कुछ नहीं होता ना, कि मतलब प्रीफेशन जो शेयर होल्डर्स हैं आपको उनको डिविडेंड पेड करना ही करना है ना, कंपनी लॉस में है फिर भी आपको करना, ऐसा नहीं होता। लेकिन डिवेंचर के साथ आपको इंटरेस्ट पेड करना ही करना पड़ेगा, चाहे कंपनी लिक्विडेशन की स्थिति में भी क्यों ना पहुंच जाए, समझ गए, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए जो लोग हैं सबसे ज़्यादा मतलब प्रीफरेंस देते हैं कि इक्विटी शेयर्स हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए डिबेंचर्स के कंपैरिजन में, ठीक है ना। इसीलिए कंपनी के पास क्या होता है, कंपनी जो होती है वो फाइनेंशियल लेवरेज का एक कैपिटल स्ट्रक्चर सेट हो जाता है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। अब फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, ये प्रपोर्शन ऑफ डेट्स इन द कैपिटल डी अपॉन ई, वही जो हम बता रहे हैं आपको, कितना डेट्स कितने इक्विटी आपके, है ना। एक कंपनी है, उसके पास शायद शेयर कैपिटल होगी या फिर डेट्स होंगे। डेट्स क्या होते हैं, डेट्स चीप होते हैं, इनको लेना आसान होता है बहुत, है ना। लेकिन रेट ऑफ अर्निंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ अर्निंग माने शेयर कैपिटल, है ना, शेयर कैपिटल से जो हमें अर्निंग हो रही है वो इंटरेस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। इसका अभी एक न्यूमेरिकल बताते हैं, अब कभी कभी इसका न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ जाता है ये। इतनी बात क्लियर हो रही है ना, कि डेट्स अगर होते हैं, डेट्स होते तो चीप है, उनको लेना सरल होता है बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी
पेड करना पड़ता है, चाहे कंपनी लिक्विडेशन की कंडीशन में भी क्यों ना हो, उसे देना ही देना पड़ेगा। लेकिन शेयर कैपिटल में डिविडेंड का देना ये कंपलसरी नहीं होता है। अगर लॉस की कंडीशन है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। समझ गए? तो जो शेयर कैपिटल होती है यानी कि जो शेयर्स हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है उनका, हम निकालना भी बताते हैं उसमें। ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे? इंटरेस्ट की रेट से। अगर इंटरेस्ट की रेट से ये कम हो रहा है तो फिर हम डिवेंचर्स नहीं लेंगे। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। आप ही की बुक में से हमने ले रखा है, एक बुक मिल गई थी हमको उसमें से, तो देखो क्लियर है बिल्कुल। क्वेश्चन नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट आपको चीज़ें बता दी कि कैसे हम इसका वो निकालते हैं कि कौन सा सिचुएशन को हमें हैंडल करना होगा। जैसे उन्होंने हमको टोटल कैपिटल दे रखी थी 50 लाख की, इक्विटी कैपिटल दे रखी थी 5 लाख शेयर्स थी 50 लाख की, डेट्स नहीं थे इसमें, फर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, टैक्स रेट 30% था और EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख का दे रखा था, है ना। अब हम इस सिचुएशन को ऐसे करके नोट कर लेते हैं सारा, है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख। अगर उसमें हमारा कोई डेट्स होते तो उसका जो इंटरेस्ट है डेट्स का वो हम लेस कर देते, जैसे हमने सेकंड वाली सिचुएशन में कर रखा है, किया हुआ है ना। सिर्फ इसमें 10 लाख था, 10 लाख के डिबेंचर्स ले रखे हैं, उस पर 10% का इंटरेस्ट है, 1 लाख लेस कर देंगे अपना अर्निंग में से। ऐसी इसमें यहाँ पर 20 लाख के दे रखे हैं तो 2 लाख लेस करने के बाद ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स हमारे कैलकुलेट होगा इस सिचुएशन में 7 लाख, इसमें 6 लाख और इसमें 5 लाख। अब इसमें से हम टैक्स लेस करेंगे ना 30% इस वाली इनकम पर, ये जो इनकम आई है हमारी निकल के, इस इनकम पर हम 30% टैक्स लेस कर देंगे। ये हो गया 30% तीनों में से। ये आ जाता है हमारा EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आ गया सारा निकल के। अब EPS निकाल लेंगे यानी अर्निंग पर शेयर, कुछ भी नहीं है, जितने नंबर ऑफ शेयर अभी हमने आपको बताया थे 5 लाख के थे, बस ये अर्निंग हो गई हमारी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड कर दो, ये आता है 0.98, 1.05 और 1.16। ऑब्वियस बात है जिसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर है वो जो ये सिचुएशन दे रखी कंपनी को, इस सिचुएशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है। ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए कंपनी देखो यहाँ पे डेट्स लिए हैं कंपनी ने, उसके बावजूद भी इनके पास क्या है, अर्निंग पर शेयर इनका ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। अब और हमने क्या निकाला, अर्निंग, ये हमने इसमें ROI निकालना भी सिखा दिया आपको। ROI कैसे निकलता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो अमाउंट है 7 लाख का ये वाला, ये अपॉन हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन में 50 लाख रुपीज़ का था और नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख, है ना, इंटू 100, तो ये आ जाता है 14% का। और जबकि इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 10% है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा ज़्यादा है, इसलिए कंपनी को डेट्स भी ले लेने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये अपोजिट हो गया होता कि ना इंटरेस्ट की रेट, ये इंटरेस्ट की रेट होती और ROI 10% होता तो कंपनी डेट्स न ले। ठीक है, क्योंकि हम दे ज़्यादा रहे हैं और हमारे पास आ कम रहा है, अपोजिट सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में कंपनी को डेट्स मना कर देने चाहिए। क्लियर है, उसमें कंपनी को लॉस हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? और फिर वो अभी हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो बूम पीरियड होता है उसमें आराम से आपको डेट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, डेट्स आपको उसमें आप डेट्स लें, बूम पीरियड में हमेशा डेट्स लें। लेकिन जब डिप्रेशन का पीरियड हो आपका तो आप उसमें आप क्या करेंगे, वहाँ पर हमेशा इक्विटी शेयर को ही लें। क्लियर है मेरी बात? चलते हैं अब हम आगे और बताते हैं कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स हैं कुछ जो किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को शो कर देते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल सा देखो, कैश फ्लो पोजीशन किसी भी कंपनी की। कैश फ्लो पोजीशन मतलब कंपनी के पास ज़्यादा डेट सिक्योरिटीज़ हैं, है ना, या कम सिक्योरिटीज़ हैं। तो अगर ज़्यादा है मोर डेट सिक्योरिटीज़ तो कंपनी ये है कि पता ही है कि उसको ज़रूर उसको इंटरेस्ट पेड करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो
कंपनी के पास ये पता होना चाहिए कि अगर वो उसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है ना, वो इंटरेस्ट को पेड कर सकती है आराम से, तो वो डेट्स ले, अदरवाइज डेट्स को थोड़ा सा इग्नोर करें। ठीक है, ये इस पर डिपेंड कर जाता है आपका। क्योंकि उनका फिक्स ऑब्लिगेशन होता है, उनको पेमेंट का आपको फिक्स रेट से करना ही करना पड़ेगा, इसलिए। चलते हैं आगे और बताएं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR कहते हैं इसको। ये क्या बताता है ना, कि कंपनी जो होती है वो इंटरेस्ट एंड टैक्स तो पेड करती है भाई, है ना। तो ICR से इसका फॉर्मूला नहीं लिखा हमने, इसको लिखते हैं EBIT अपॉन इंटरेस्ट। तो अगर हाई ICR है ना, अगर हाई ICR है इसका मतलब कंपनी के पास बोरोड फंड ज़्यादा है ना, और लोअर ICR है इसका मतलब कंपनी के पास बोरोड फंड बहुत कम है। समझ में आ गया। हाई मीन्स इसका मतलब अच्छे हैं डेट्स और पेमेंट भी पूरा कर देती है, लो मीन्स इसके पास डेट्स सिक्योरिटीज़ है ही नहीं। एक और आ जाता है DSCR कहते हैं इसको। DSCR क्या है, ये थोड़ा सा और उससे आगे जा कर के हो जाता है। DSCR में क्या है, मतलब उसके पास डेट्स भी होते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस, जैसे हम लिखते हैं आपको, एक डेप्रिसिएशन या फिर इंटरेस्ट है, और नॉन कैश एक्सपेंसेस भी होते हैं यहाँ पे, नॉन कैश एक्सपेंसेस अपॉन यहाँ आएगा प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, ऑब्लिगेशंस, है ना। तो DSCR जितना हाई होता है जिस कंपनी का, इसका मतलब कंपनी के पास डेट्स हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से एबल भी है अपने डेट्स को पेमेंट करने में। लेकिन अगर DSCR कम है, इसका मतलब कंपनी ना डेट्स को अवॉइड करती है और केवल इक्विटी पर ही डिपेंड रहती है ना। इसलिए कंपनी का अगर हाई DSCR है तो कंपनी की समझ लीजिए गुडविल बहुत बढ़िया है ना। ये समझ, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझाएं आपको तो समझ लीजिए, DSCR अगर अच्छा है तो कंपनी के पास डेट्स हैं तो सही, डेट्स बहुत सारे, लेकिन वो एबल भी है अपने इन डेट्स को, इंटरेस्ट को अपना पूरी तरीके से पे ऑफ करने के लिए। लेकिन अगर DSCR उसका लो है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट को पेड करने पूरी तरीके से एबल नहीं है, वो सिर्फ इक्विटी पर ही डिपेंड है। समझ गए। आ जाते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल होता है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी का कितना है ना। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो अभी हमने बताया था ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, डेट्स को ले लेगी कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है ना, तो क्या करेगी, इसको डेट्स को लेने से मना कर देगी, डेट्स को थोड़ा सा अवॉइड कर देगी, है ना। इन्वेस्टमेंट ज़रूर देखना है हमको। आगे कॉस्ट ऑफ डेट्स आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट्स मतलब भाई बोरोड फंड के, इसमें ऐसी थोड़ी आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अगर थोड़ा कम है ना, कम है तो डेट्स को ले लो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो डेट्स को थोड़ा सा अवॉइड कर दें, इक्विटी कर लें। सेम टैक्स रेट का हाल रहता है, सेम बिल्कुल। डेट्स अगर चीप रेट पर इंटरेस्ट पे मिल रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि डेट्स ले लो भाई, है ना, टैक्स पेड उस पर रह जाएगा आपका। तो इसीलिए कहते हैं ना, हाई एंड टैक्स means prefer debts, whereas the low tax rate prefer equity in capital structure. टैक्स रेट अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप डेट्स ले लो, टैक्स रेट अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप क्या लोगे, डेट्स ले लो। और टैक्स रेट अगर कम हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इक्विटी ले लो। क्योंकि डेट्स लेने से क्या होता है, हमको टैक्स की रेट में छूट मिल जाती है। समझ में आ रही है। तो टैक्स रेट अगर बढ़ा रहे हैं, डेट्स ले लो, कम हो जाएगा ज़रा। आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या हो जाता है, देखो जैसे जैसे डेट्स भाई अगर हम ले रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर तो बढ़ ही रहा है ना, अर्निंग पर शेयर तो हमारा बढ़ रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर में। लेकिन EPS जैसे ही डिक्रीजिंग स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, डेट्स, है ना, हम किस पर डिपेंड हो जाएंगे, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल पर डिपेंड हो जाएंगे। समझ में आई। क्लियर है मेरी बात है। क्या क्या हमने क्या बताया, अगर इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर है, मतलब डेट्स भाई हमने ले लिए तो फिर अर्निंग पर शेयर तो हमारा बढ़ ही जाएगा ना, है ना। अभी भी इससे पहले भी क्वेश्चन जो करवाया उसमें बढ़ गया था। लेकिन अगर EPS हमारा डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब कम हो रहा है ना,
और हमने डेट्स को ले रखा, तो हम सिर्फ इक्विटी पर भी डिपेंड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। ये हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम उसके लिए क्या करें। फ्लोटेशन कॉस्ट, ये आपको पता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है। बहुत सारी खर्चे होते हैं जो हम डिवेंचर्स को जब हम लेते हैं तो हमें करने पड़ते हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जिसमें कम हो, इश्यू ऑफ शेयर्स में या डिवेंचर्स में, ठीक है, जहाँ पर कम हो रही हो। उसके बाद रिस्क कंसिडरेशन आया, तो इसमें भाई रिस्क ये तो दोनों में ही होता है ना, डिविडेंड उनको देना पड़ता है, तो उधर पे भी रिस्क है हमको कि हमको टैक्स रेट हमको पेड करनी पड़ेगी। तो रिस्क कंसिडरेशन जिसमें कम हो भाई हमारा ले लो, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आगे क्या कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हमने ज़्यादा डेट्स ले रखे हैं तो जो फर्म की जो कैपेसिटी होती है ना बोरो करने की आगे, उसे थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्ट यानी कि रोक दिया जाता है, कम हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को अपना मेंटेन करने के लिए ना अपनी बोरिंग पावर को थोड़ा सा सोच समझ करके करना चाहिए, माने हिसाब से बोरो करो चीज़ों को। ऐसा नहीं कि बस बोरो करते चले गए, नहीं, बोरो हिसाब से करो, आगे के लिए भी सोच समझ करके, है ना। इतना बोरो ना करो कि हम उसको रीपे ही ना कर पाएँ। कंट्रोल कंसिडरेशन इससे पहले भी बताया था, है ना। अगर शेयर होल्डर्स ज़्यादा कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं तो फिर डेट्स को ले लो, है ना, छोटे चाहे छोटा सा हो ले लो उसको। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, इक्विटी शेयर्स ही सही है ना, क्योंकि शेयर होल्डर्स होते हैं तो वो कंट्रोल चाहते ही हैं कि हमारी फर्म पे उनका कंट्रोल हो जाए पूरा। तो अगर ऐसा चाह रहे हैं वो लोग, तो उन्हें छोड़ करके हम डेट्स पर जा सकते हैं, हम डेट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है ना, तो फिर इक्विटी शेयर सही है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे आ जाते हैं। तो ये इसी सब जितना भी जो भी काम होते हैं ना शेयर और डिबेंचर के, सब सेबी की अंडरलाइन में होते हैं। वो गाइडलाइन जो देते हैं बस उसी के अकॉर्डिंग हमको ये सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया हुआ है सेबी ने और ऐसा कोई भी गाइडलाइन इशू की है तो उसके हिसाब से हमको मॉनेटरी पॉलिसी उनकी माननी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखो स्टॉक मार्केट कंडीशन, तो ये पहले ही बताया था कि हमें चेक करना पड़ेगा भाई कि वो रिसेशन का पीरियड चल रहा है कि डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको काम करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मार्केट में सब कुछ सही है तो इसका मतलब हमारी जो भी सिक्योरिटी से मार्केट में सेल हो सकती है, तो अपनी सिक्योरिटी सेल करो, यानी अपने शेयर को अपने मार्केट में सेल कर दो। और नहीं है अगर तो फिर हमको डिवेंचर से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है लास्ट आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा कंपनी का, है ना, जो अभी हम आपको बता रहे थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमको दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कितना डेट्स हैं और कितने इक्विटी हैं। कंपनी को रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना, लेकिन अगर कंपनी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती है तो वो ज़्यादा डेट्स ना ले। समझ में आ रही है ना, इतनी बात आपको मेरी क्लियर हो चुकी है। चलते हैं बस अब इसमें ये इतना, यहाँ पर आपको ये जो था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का पोर्शन, यहाँ पर आपका ये फिनिश हो जाता है। और इसके बाद फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल और एक टॉपिक इसके अंदर रह जाता है। बस उस टॉपिक को लेकर के हम और आएंगे आपके वीडियो के साथ। उसके बाद आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। इसे पढ़ें समझें, क्योंकि कुछ समझने वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। ये जो पहले चैप्टर पढ़ाए थे वो उतना आसान नहीं है ना, तो थोड़ा सा समझें इसको। और जो भी चीज़ें इसमें अभी क्लियर नहीं हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम आपको उसका आंसर डेफिनेटली देंगे, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।